80 से 90% क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं PYQs के माध्यम से। और हम सभी जानते हैं कि सेशनल में चाहे फर्स्ट सेशनल हो, सेकंड सेशनल हो, थर्ड सेशनल हो, तीनों ही सेशनल को यदि हम लोग कर लेते हैं और इसके साथ ही साथ वह किन चैप्टर से पूछेगा, अगर उनको सरसरी निगाहों से एक बार अच्छे से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो 80 से 90% मार्क्स हम लोग ईजिली गेन कर सकते हैं। और उसी के अंतर्गत मैं सेकंड सेशनल में फार्मास्यूटिक्स में पूछे गए हाल ही में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सेक्शन 1 के अंतर्गत 10 क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं। वह क्वेश्चन है वह है वाई एंटेरिक कोटिंग ऑफ टैबलेट इज डन। हम लोग जानते हैं कि एंटेरिक कोटिंग, शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, अलग अलग तरह की कोटिंग की जाती है टैबलेट्स के ऊपर ताकि उसका बेटर से बेटर थेरापेटिक इफेक्ट और जहाँ भी पर्टिकुलर जगह पर उसका सिस्टमिक इफेक्ट हमें चाहिए तो उस अनुसार से इसका कोटिंग की जाती है। और उसी में से एक है एंटेरिक कोटिंग। एंटेरिक का मतलब ही होता है किससे, आंत से, खास तौर से स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम लोग एंटेरिक कोटिंग करते ही इसलिए हैं ताकि जो हमारा पर्टिकुलर ड्रग है, टैबलेट है, वो कहाँ पर जाके डिसॉल्व हो, डिसइंटीग्रेट हो, बेसिकली वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट हो। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि कहीं ना कहीं एक तो ऐसा हो सकता है कि पेशेंट की को क्या हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए उसको एंटेरिक कोटिंग कर दी जाती है। या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ टैबलेट्स ऐसे हों जो कि स्टमक में जाने के बाद उसके एसिडिक मीडियम के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाते हैं, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते, या फिर यूं कहें कि अनस्टेबल हो जाते हैं। या फिर तीसरा अन्य रीज़न हम लोग कह सकते हैं कि हमारे स्टमक की लाइनिंग में इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। अन्य यदि हम लोग बात करें तो हम लोग चाहते हैं कि बेटर से बेटर थेरापेटिक इफेक्ट जो हमें मिलेगा उसका डिसइंटीग्रेशन और एब्जॉर्प्शन होकर वो इंटेस्टाइन के माध्यम से ही मिलेगा। तो यदि हम चाहते हैं या डॉक्टर या जानते हैं कि बेटर से बेटर थेरापेटिक इफेक्ट उसको तब मिल पाएगा जब इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन होगा, तो इसलिए भी उसकी एंटेरिक कोटिंग की जाती है। तो ये तमाम रीजंस हो सकते हैं एंटेरिक कोटिंग के। अगला हम लोग बात करते हैं डिफाइन एलिक्सर। हम लोगों ने डिटेल्ड बात की है एलिक्सर के ऊपर, आप हमारी प्रीवियस ईयर की वीडियोस देख सकते हैं एंड सेमेस्टर की। एलिक्सर होता क्या है बेसिकली, एलिक्सर जो होता है एक स्वीटेंड पार्ट होता है, एक फ्लूइड होता है जिसमें कि हाइड्रो एल्कोहलिक सब्सटेंस बेसिकली आता है। ये टर्म आप जरूर याद रखें। एलिक्सर और सिरप में बेसिकली मेन जो अंतर है वो सुक्रोज के कंसंट्रेशन को तो लेकर है ही, लेकिन मेन जो है हाइड्रो एल्कोहलिक प्रॉपर्टी होती है एलिक्सर की, जो कि ओरल यूज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे स्वीटेंड क्लियर हाइड्रो एल्कोहलिक क्या सब्सटेंस या फिर ओरल प्रिपरेशन फॉर ओरल यूज़। तो अगला हम लोग बढ़ते हैं, वह है हमारा व्हाट इज़ द लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल। हम लोग जानते हैं कि लार्जेस्ट साइज जो होती है कैप्सूल की वो हमारी 000 लार्जेस्ट साइज जो होती है वो कैप्सूल की होती है। अगला जो है वो है हमारा क्या, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन सिरप यूएसपी। यूएसपी में यदि हम लोग बात करें तो सुक्रोज का कंसंट्रेशन कितना होता है, तो 85% वेट बाय वॉल्यूम। आप ये जरूर याद रखें क्योंकि यदि हम लोग बात करें इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग सुक्रोज का, तो वहाँ 66.7% वेट बाय वेट क्या होता है, सुक्रोज का कंसंट्रेशन होता है, जबकि यूएसपी में 85% वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन होता है सुक्रोज का इन वाटर में। यदि हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन है व्हाट आर ड्राई पाउडर्स फॉर रिकंस्टिट्यूशन। ड्राई पाउडर्स फॉर रिकंस्टिट्यूशन ये मेन वर्ड है। अगर आप मेडिकल स्टोर पर जाते होंगे या कभी आपने पेडियाट्रिक अगर से संबंधित अगर दवाई ली होगी, यानी बच्चों से संबंधित, तो उसमें ख़ास तौर से जब उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं तो उनको ख़ास तौर से हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए हम लोग बात करें तो 2 कंटेनर आपको देखने को मिलेंगे। उसमें जब भी उनके लिए दवा दी जाएगी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दौरान, जैसे क्लोक्सासिन सोडियम का आप लोग सॉल्यूशन ले सकते हैं, तो उसमें एक जो शीशी होगा, जो हमारा वाइल होगा, उसमें क्या होगा, हमारा पाउडर होगा, और एक जो पार्ट होगा जो ख़ास तौर से देखा जाए तो प्लास्टिक का होता है जनरली। तो
तो सॉल्वेंट में हम लोग क्या करते हैं, उस पाउडर को मिलाते हैं, वाटर या फिर वो मिली वाटर उसको हम लोग ना कहें, वो एक पर्टिकुलर टाइप का मेडिकामेंट ही होगा। तो यूज़ करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उस पाउडर को उस सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं। इसी को हम लोग ड्राई पाउडर फॉर रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। अब हम लोग बात करें तो वो है हमारा डिफाइन पेस्ट। देखिए, पेस्ट का जब भी जिक्र आता है तो हमें ये याद आना चाहिए कि हम लोग यूज़ करते हैं अपने घरों में किस चीज़ का, पेस्ट का, टूथपेस्ट का। और पेस्ट एक तरफ है और एक तरफ ऑइंटमेंट है। आप यदि कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा सॉलिड जो पार्ट है, जो सॉलिड पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे वो पेस्ट में देखने को मिलेंगे, ऑइंटमेंट में नहीं। तो ये जो है ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, सॉलिड पार्ट भी है और कुछ लिक्विड पार्ट से भी मिलकर बना है। तो हम लोग लिखेंगे कि पेस्ट इज अ सेमी सॉलिड प्रिपरेशन विच इज इंटेंडेड और यूज फॉर टॉपिकल यूज। अगला जो है वो है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट। देखिए, सस्टेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को संभाले रखना या फिर धीरे 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 किसी भी चीज़ का रिलीज होना। तो सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट वो टैबलेट होंगे जो कि एक पर्टिकुलर मात्रा में, एक पर्टिकुलर साइट पर, एक प्री डिटरमाइंड साइट पर प्री डिटरमाइंड रेट से क्या होंगे, स्लोली 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 एक्सटेंडेबल मैनर में, यानी कि एक पीरियड, एक टाइम तक वो क्या होंगे, रिलीज होते रहेंगे। उसी को हम लोग कहते हैं सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट। अगला हम लोग बात करते हैं वो है हमारा व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइडेंट इन टैबलेट। हम सभी जानते हैं कि जब भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हम लोग प्रिपेयर करते हैं, इंडस्ट्री प्रिपेयर करती है, और ख़ास तौर से यदि यहाँ टैबलेट की बात की जा रही है तो ग्लाइडेंट का क्या रोल है। हम सभी जानते हैं कि ग्लाइडेंट जो है वो हमारी फ्लो प्रॉपर्टी को बेसिकली टैबलेट की बढ़ा देता है। यदि हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर कर रही है किसी भी ड्रग को, तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि पार्टिकल्स क्या हों, मूव करते रहें। अगर पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, फ्लो नहीं करेंगे, तो चांसेस यह है कि वो आपस में एक दूसरे से क्लम्प बना ले या एक जगह इकट्ठा होकर वो सेग्रीगेट हो जाए और गांठ जैसा बना ले, और इससे कहीं ना कहीं हमारा डिजायर्ड जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, टैबलेट है, वो हमें नहीं मिलेगा बेटर थेरापेटिक इफेक्ट के साथ। हम लोग अगला बात करते हैं वह है हमारा नेम एनी टू सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट नाम से ही आपको पता चल रहा है, सरफेस प्लस एक्टिव, यानी सरफेस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को हम लोग सरफेक्टेंट कहते हैं। बेसिकली करते क्या है, जो हमारा सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन यानी देखिए इमल्सिफायर्स, वेटिंग एजेंट, तमाम तरह के रूप में हम लोग सरफेक्टेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सरफेस टेंशन होता है, दो लिक्विड और दो लिक्विड के बीच में मान लीजिए सरफेस टेंशन होता है या इंटरफेसियल टेंशन होता है, उसको ये तोड़ देते हैं, और उसको तोड़कर ये क्या करते हैं, इजीली मिक्स होने देते हैं जो भी हमारे एक्सिपियंट्स है या फिर जो भी हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस बनाना चाहते हैं। तो सरफेक्टेंट्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे हमारे, सोडियम लॉराइल सल्फेट और इसके साथ ही साथ पॉलीजॉर्बेट 80। अगला जो है वो है हमारा व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रिपल रोलर मिल। ट्रिपल रोलर मिल, चाहे बॉल मिल, चाहे हैमर मिल, ये जितने भी हैं ये किसके अंतर्गत बेसिकली आते हैं हमारे, हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो साइज रिडक्शन है उसी के अंतर्गत ये हमारे आते हैं। साइज को रिड्यूस करना जो होता है पार्टिकल्स का, उसके अंतर्गत आते हैं। तो ट्रिपल रोलर मिल हम सभी जानते हैं कि 3 इसमें रोलर होते हैं बेसिकली, और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, हम सभी जानते हैं कि जो हमारा पार्टिकल है फर्स्ट और सेकंड रोलर के बीच, बॉल के बीच क्या किया जाता है, हॉपर से पार्टिकल्स को डाला जाता है ताकि छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो। लेकिन वहीं यदि हम लोग बात करें तो ये कन्वर्ट होता किस प्रिंसिपल के बेस पे, शेयरिंग फोर्सेस। शेयरिंग फोर्सेस होता क्या है, पार्टिकल्स को क्या करना, ब्लेड या अन्य किसी धारदार वस्तु के माध्यम से क्या करना, उसकी कटिंग करना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कट करना। और ऐसा ही ट्रिपल रोलर मिल जो होता है उसके माध्यम से किया जाता है। और जो पार्टिकल्स जो बच जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि इसमें लास्ट में जो 3 नंबर पर जो बॉल होता है उसके में स्क्रैपर लगा रहता है, वो कुछ पार्टिकल्स को क्या कर लेता है, निकालने का, एक्सपेल आउट करने का भी कार्य उसके माध्यम से किया जाता है। तो यह तो बात हुई हमारे इस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं सेकंड सेक्शन के अंतर्गत सबसे पहले क्वेश्चन की। वह क्वेश्चन था हमारा क्या, मेथड ऑफ
क्या इमल्शन, यानी एक इमल्शन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके क्या क्या मेथड्स हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इमल्शन क्या होता है। इमल्शन का दोस्तों सिंपली मतलब यह होता है कि दो हमारे पास लिक्विड होंगे, दोनों इमिसिबल लिक्विड होंगे, यानी कि दोनों ही लिक्विड आपस में घुले नहीं होंगे, और इसके साथ ही साथ उनमें से एक जो लिक्विड होगा उसमें छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे, जो कि दूसरे में क्या होगा, यानी दूसरे लिक्विड में डिस्पर्स होगा या फिर यूं कहें मिला हुआ होगा, लेकिन वो घुला हुआ नहीं होगा या मिसिबल नहीं होंगे दोनों आपस में। तो इन दोनों के बीच के जो टेंशन होता है, इंटरफेशियल जो टेंशन होता है, इन दोनों को मिलने से जो रोकता है, उसको मिलाने के लिए ही हम लोग इमल्सीफाइंग एजेंट का यूज़ करते हैं, जैसे म्यूसिलेज ऑफ अकेसिया, और उसके माध्यम से हमारा इमल्शन एक क्या होता है, प्रॉपर मिक्स हो जाता है, और एक प्रॉपर इमल्शन, एक अच्छा इमल्शन हमें देखने को मिलता है। तो हम लोग यदि बात करें कि इसका डेफिनेशन कि व्हाट इज इमल्शन, तो मैंने आपको बताया, तो देख लीजिए कि व्हाट इज इमल्शन, टू इमिसिबल लिक्विड्स, वन डिस्पोज अनदर एज ग्लोब्यूल्स। एग्जाम्पल है मिल्क, तो बात वही हुई कि टू इमिसिबल लिक्विड्स जिसमें कि वन डिस्पर्स होता है अनदर में एज अ ग्लोब्यूल्स, छोटे पार्टिकल के रूप में। अगर आपने मिल्क दूध देखा होगा तो वो भी एक इमल्सन का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, एक फैट का पार्ट होता है, जो, और फैट हम लोग क्या जानते हैं कि वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं ऑयली होते हैं। तो दूध में फैट का पार्ट होता है, और इसके साथ ही साथ क्या पार्ट होता है हमारा, वाटरी पार्ट होता है। तो इमल्शन ऑफ फैट इन वाटर, और हम सभी जानते हैं कि जो ऑयल होता है वो क्या करता है, वाटर के सरफेस के ऊपर तैरता है। तो यह तो एग्जाम्पल की बात हो गई। अब हम लोग इसके मेन मुद्दे पर आते हैं कि इमल्शन जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसका मेथड क्या क्या होता है। तो हम यदि बात करें तो ट्राइचूरेशन मेथड के अंतर्गत ड्राई गम मेथड है, एक तरफ ड्राई गम मेथड है, और एक तरफ क्या है हमारा, वेट गम मेथड है। ये ट्राइचूरेशन मेथड के अंतर्गत आता है। और तीसरा हमारा है बोतल मेथड। तो सबसे पहले हम लोग बात यदि करें तो वह है हमारा वेट गम मेथड। वेट गम मेथड की बात करें, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए नाम में ही काफ़ी कुछ छुपा हुआ। वेट, कोई भी चीज़ गीला किस वजह से होती है, वो कहीं ना कहीं वाटर, यानी सबसे पहले इसमें क्या आएगा हमारा, वाटर आएगा। और वाटर, वेट गम, आगे गम लिखा हुआ है, तो वाटर और गम को हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड ऑन करेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर क्या ऐड करेंगे, ऑयल को ऐड करेंगे। इन तीनों में ही गम, वाटर और ऑयल मिक्स करके क्या करना है, हमें इमल्शन प्रिपेयर करना है। तो वेट गम मेथड, वेट यानी कि वाटर पहले ऐड करेंगे, फिर उसके बाद गम ऐड करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या ऐड करेंगे, ऑयल ऐड करेंगे। अब यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने वाटर ऐड कर दिया, फिर गम ऐड कर दिया, और इन दोनों को क्या कर दिया, आपस में मिला दिया। तो वाटर और गम ऐड करने से आपने लेबोरेटरी में भी अगर इसको मिक्स किया होगा तो हमें क्या मिलता है, एक तरह से म्यूसिलेज मिलता है। म्यूसिलेज हम सभी जानते हैं कि म्यूसिलेज क्या करता है, बाइंडिंग के रूप में भी कार्य करता है। तो वाटर और गम को मिक्स करने पर हमें म्यूसिलेज मिलेगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि थोड़े अमाउंट में हम लोग क्या करेंगे, ऑयल को भी ऐड कर देंगे। और इसको ऐड करने के बाद, यानी वाटर, गम, ऑयल, सबसे पहले वाटर, फिर गम, फिर ऑयल ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, बेसिकली एक प्राइमरी इमल्शन मिलेगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से, यदि हमें फाइनल वॉल्यूम ऑफ इमल्शन बनाना है या फाइनली हमें एक इमल्शन बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी इमल्शन से अगर हमें फाइनल इमल्शन बनाना है तो हम लोग और अमाउंट ऑफ वाटर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और प्रॉपर उसको टाइचुरेट या मिक्स, एजिटेट कर लेंगे, मिला लेंगे प्रॉपरली। और इस तरीके से हमारा वेट गम मेथड से क्या प्रिपेयर हो जाएगा, इमल्शन प्रिपेयर हो जाएगा। और यदि वहीं हम लोग बात करें ड्राई गम मेथड, देखिए गम इसमें लिखा हुआ है, यानी कि गम तो जरूर आएगा दूसरे नंबर पे। ड्राई आप यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी बात यदि हम लोग देखें तो वेट में तो वाटर था, और इसके वाटर के जस्ट अपोजिट क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर ऑयल हो जाना चाहिए। तो ऑयल और गम पहले क्या ऐड ऑन होगा, ड्राई वाले में ऑयल, और गम में तो गम ऐड होगा। तो ऑयल गम पहले ऐड ऑन होगा, इन दोनों को प्रॉपर ट्राइचुरेट किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा, और इसके बाद
हम देखेंगे कि इसके बाद हमारे क्या बच गया, ऑयल और गम के बाद वाटर बच गया। तो फिर उसके बाद देन हम लोग वाटर ऐड ऑन करेंगे थर्ड नंबर पे, और इन तीनों को ही मिक्स करने पर हम देखेंगे कि एक क्लिकिंग की साउंड, एक क्लिक का साउंड, जब भी आप मोटर पेस्टल से आप इसको मिक्स करेंगे तो आप पाएंगे कि एक क्लिकिंग का साउंड इसके अंदर आएगा, और ये हमें बता देगा कि हमारा प्राइमरी इमल्शन जो है वह प्रिपेयर हो गया है, तैयार हो गया है। और यह कंडीशन होती है क्रीम के सिचुएशन में। जब भी हम लोग क्रीम प्रिपेयर करते हैं तो क्रीम के सिचुएशन में हमें क्लिकिंग साउंड देखने को मिलता है। और यह जो इमल्शन हम लोग बना रहे हैं ड्राई गम मेथड के माध्यम से, यह फिक्स्ड ऑयल के लिए भी होता है अप्लाई। और इसी के अंतर्गत यदि हम लोग बात करें कि ऑयल, वाटर और गम, इनका रेशियो कितना होगा, तो 4:2:1, 4:2:1 ऑयल, वाटर और गम, आप ये याद रखें। और इसके जस्ट अपोजिट आप लोग देखें कि यहां पर जो बॉटल मेथड है, यहां पर ये ड्राई गम मेथड फिक्स्ड ऑयल के लिए था, लेकिन यहां पर जो बोतल मेथड है वो किसके लिए होगा, वोलेटाइल ऑयल के लिए होगा। या नॉन विस्कस जो ऑयल होंगे उनके लिए मेथड होगा। और हम सभी देखेंगे कि बोतल मेथड जो है वो ड्राई गम मेथड, और इसके साथ ही साथ जो हमारा वेट गम मेथड है, उन दोनों के ही माध्यम से हम लोग बोतल मेथड को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग प्राइमरी इमल्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या ले लिया इसमें, हमने पहले ऑयल, गम, मान लीजिए कि ड्राई गम मेथड ही है, हम लोग चाहे तो ड्राई गम मेथड से भी बना सकते हैं और हम लोग चाहे तो वेट गम मेथड से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑयल ले लिया एक कंटेनर में, और उसके अंदर फिर पाउडर्ड जो भी गम है उसको मिक्स कर दिया और प्रॉपर उनको मिला दिया, एजिटेट कर दिया, और उसके बाद देन हमारा जो बचता है वो वाटर ऐड ऑन कर दिया। और इन तीनों को ही एजिटेट और मिक्स करने के बाद हम लोग पाएंगे कि हमें एक प्राइमरी इमल्शन मिल जाता है। और यदि फिर हम लोग चाहते हैं कि हमें एक फाइनल, एक प्रॉपर एक इमल्शन मिले, एक फाइनल वॉल्यूम का इमल्शन मिले, तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को ही प्रॉपर मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और एट द एंड हम लोग वाटर की कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन कर देंगे। और इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, बोतल मेथड से हमें मिल जाएगा हमारा इमल्शन। और यदि हम लोग बात करें तो इसमें क्या रेशियो होगा, ऑयल का, वाटर का और गम का, वहाँ रेशियो कितना था, हमारा ड्राई गम जो मेथड था उसमें कितना था, 4:2:1, और यहाँ पर क्या रेशियो, 4:2 रेशियो, यानी कि 4:2 और 2:2, यानी 4:2 का रेशियो यहाँ पर होगा हमारे ऑयल का, वाटर का और गम का। तो यह तो बात हुई हमारे किस क्वेश्चन की, हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन की। बात करते हैं सेक्शन 3 के अंतर्गत 5 नंबर में पूछे गए क्वेश्चन की। वह क्वेश्चन था डिफाइन कैप्सूल। इसके साथ ही साथ हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन, इन दोनों में ही क्या अंतर है। यदि हम लोग बात करें कैप्सूल की, तो आप सभी ने कैप्सूल जरूर खाया होगा, और ख़ास तौर से आपने अमॉक्सिसिलिन का कैप्सूल खाया होगा जो कि एंटीबायोटिक है। जब भी आप कैप्सूल देखते हैं तो उसमें आपको ये कुछ प्लास्टिक जैसा देखने को मिलता है, और आप उसको अगर हिलाएंगे, सेक करेंगे तो उसमें कुछ बजता हुआ भी आपको सुनाई देगा। तो ऊपर का जो उसका पार्ट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल। और जो भी उसके अंदर आप सेक कर रहे हैं तो हिलाने पर वो क्या है, अंदर मेडिकामेंट्स, मेन फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मेन ड्रग जो हमारे थेरापेटिक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जब भी एक सेल के अंदर क्या होता है, हमारे मेडिकामेंट्स होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली कैप्सूल कहते हैं। और ये कैप्सूल जो होते हैं वो हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन दोनों से ही बने हो सकते हैं। और इसके साथ ही साथ ये 1 पार्ट में भी हो सकते हैं या 2 पार्ट में भी हो सकते हैं, या यूं कहें इसका एक केवल बॉडी हो सकती है या 2 बॉडी हो सकती है, यानी 2 पार्ट में बॉडी डिवाइड हो सकती है। जैसे आप इसको भी देख लीजिए, जैसे ये मार्कर है तो मैं इसको ऐसे निकाल रहा हूं, तो ये क्या हो गया, इसके 2 पार्ट हो गए, यानी ये क्या हो गया, हार्ड जिलेटिन हो गया। अगर यही केवल हमारा एक पार्ट अगर ये है मार्कर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉफ्ट जिलेटिन कहेंगे। आइए एक बार देख लेते हैं हम लोग, व्हाट इज कैप्सूल। इट इज सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेल और कंटेनर कंटेन मेडिकामेंट्स, यानी कि ऐसा सॉलिड डोजेज फॉर्म जिसके अंदर
क्या होता है, बेसिकली एक सेल होता है सॉलिड डोजेज फॉर्म में, और उस सेल के अंदर हमारे मेन ड्रग होता है, मेन मेडिकामेंट्स होते हैं, मेडिसिन होता है, जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल जो थेरापेटिक इफेक्ट जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला जो पूछा गया था वो था इसका डिफरेंस की दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन में क्या डिफरेंस है, आपको फिर से मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं जिलेटिन की। जिलेटिन यदि मैं बात करूं तो कैप्सूल दोनों ही से बने होते हैं, हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन। ये आप मार्कर देख रहे हैं, इसको मैंने ऐसे इसके ढक्कन को निकाल दिया तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। जब 2 पार्ट का जिलेटिन होगा, जब 2 पार्ट में बॉडी डिवाइड होगी, दैट इज नोन एज क्या, हार्ड जिलेटिन। और जब यही 1 पार्ट होगा, 1 बॉडी होगी, दैट इज नोन एज क्या, सॉफ्ट जिलेटिन। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो भी चाहे हार्ड जिलेटिन हो चाहे सॉफ्ट जिलेटिन हो, या आपने कैप्सूल यूज किया होगा अमोक्सिसिलिन का, पुदीन हरा का कैप्सूल, तो आपने देखा होगा कि कुछ प्लास्टिक जैसा छूने पर वो लगता है। तो हार्ड जिलेटिन में क्या होता है कि जो प्लास्टिसाइजर का जो मात्रा होती है, परसेंटेज जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। लेकिन वहीं प्लास्टिसाइजर की जो अमाउंट होता है, कंसंट्रेशन होता है, परसेंटेज होता है, वो क्या होता है यहाँ पर, ज़्यादा होता है। और नॉर्मली वाटर से तो मिलकर बना ही होगा और जिलेटिन से तो मिलकर बना ही होगा। तो हम लोग देखते हैं कि कंपोज किस किस से होता है, लेस परसेंटेज प्लास्टिसाइजर, लेकिन वहीं पर हमारा सॉफ्ट जिलेटिन क्या होता है, 100% प्लास्टिसाइजर, या यूं कहें हार्ड जिलेटिन के मुकाबले सॉफ्ट जिलेटिन में प्लास्टिसाइजर ज़्यादा होता है। दोनों में ही जिलेटिन और वाटर दोनों से ही ये मिलकर तो कंपोज्ड होता ही है। अगला जो है वो डिफरेंस वो है इसके साइज को लेकर। साइज की दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो जब भी आपने कैप्सूल यूज किया होगा, उसको खाया होगा, लिया होगा किसी बीमारी के लिए, तो वो अलग अलग साइजेस में आपको देखने को मिले होंगे। तो उसी के अंतर्गत यदि हम लोग बात करें तो हार्ड जिलेटिन 8 डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होता है। लेकिन वहीं अगर हम सॉफ्ट जिलेटिन की बात करें, आप देख रहे हैं कि उसका नाम भी सॉफ्ट है, तो यानी कि उसका कोई फिक्स्ड साइज नहीं है। अगर देखा जाए तो हाँ साइज है जरूर, लेकिन कोई फिक्स्ड साइज नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है अवेलेबल डिफरेंट साइजेस नॉट स्टैंडर्ड, यानी कि एक तरफ हार्ड जिलेटिन में एक स्टैंडर्ड साइज दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट कौन होगा, बिगेस्ट कैप्सूल कौन होगा, वो दिया हुआ है। लेकिन सॉफ्ट जिलेटिन में साइज तो है लेकिन कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है। लेकिन वहीं अब हम लोग बात करें शेप की, शेप आप देख लीजिए। शेप की यदि हम लोग बात करें तो चूंकि हार्ड जिलेटिन है तो आप यह देखेंगे कि इसमें जो शेप मिलेगा वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट जिलेटिन के कंपैरिजन में थोड़ा कम शेप देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यह हार्ड है और वो सॉफ्ट जिलेटिन है, तो उसको डिफरेंट हम लोग क्या दे सकते हैं, शेप दे सकते हैं। और ख़ास तौर से अगर मुझे हार्ड जिलेटिन है, अगर मैं इसको स्फेयर बनाने की, गोला बनाने की कोशिश करूं तो इतना आसान नहीं है। इसीलिए हम लोग को सिलेंड्रिकल और हेमी स्फेरिकल, यानी कि स्फेयर का आधा पार्ट यानी गोले का आधा पार्ट देखने को मिलता है, सिलेंड्रिकल एंड हेमी स्फेरिकल। लेकिन वहीं पर ये पूर्णतः स्फेरिकल साइज का और इसके साथ ही साथ ओवल कह लीजिए, यानी गोलाकार अंडाकार साइज का आपको देखने को मिलेगा। यानी सॉफ्ट जिलेटिन में आपको डिफरेंट शेप्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसको डिफरेंट आकार में, सांचों में के माध्यम से ढाला जा सकता है, बनाया जा सकता है। अगला जो है वो है इसके फीलिंग और सील को लेकर। फीलिंग और सील को लेकर यदि बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि हार्ड जिलेटिन जो होता है बेसिकली उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि हम लोग उसको मैनुअली क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और सील कर सकते हैं। आपने अगर लैब में भी किया हो तो आपने देखा होगा कि ईजिली हम लोग उसको, जो हमारे ग्रेन्यूल्स होते हैं बना लेने के बाद, उसको क्या करते हैं, पाउडर हो या कोई और अदर मेडिकामेंट हो, उसको फील करते हैं, हाथ से भी फील कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यह देखते हैं कि सॉफ्ट जिलेटिन की जब बात आती है, चाहे फीलिंग की चाहे सीलिंग की, तो उसमें ज़्यादातर और मैक्सिमम कंडीशन में हमें मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड जो है वो है इसके एग्जाम्पल को लेकर मैंने आप सभी से बात किया है कि एमॉक्सिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, उसका यूज बेसिकली
हार्ड जिलेटिन के रूप में किया जाता है। तो हार्ड जिलेटिन का एक एग्जाम्पल एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल और दूसरा सॉफ्ट जिलेटिन का एग्जाम्पल पुदीन हरा कैप्सूल। आपने देखा भी होगा, उसको हम लोग पिंच करते हैं, दबा के देखते हैं तो वो काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है। तो यह तो बात हुई हमारे इस। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वह क्वेश्चन था हमारा राइट अ नोट ऑन फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट। यदि हम लोग बात करें तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा ऐसा टैबलेट जो कि बहुत ही जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है हमारे जिस भी पार्ट में हम लोग चाहते हैं वहाँ पर। तो हम लोग यदि बात करें फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट, तो ये क्या है, एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है और बेसिकली जैसे ही हम लोग इसको अपने सलाइवा पे, अपने जीभ पर जैसे ही रखते हैं, विद इन 1 मिनट यानी 60 सेकंड के अंदर ये क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है और डिज़ोल्व होकर अंदर घुल मिल जाता है और हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये चला जाता है। और यदि हम बात करें तो ख़ास तौर से ये उनके लिए टैबलेट है जो कि जिनको स्वेलो करने में दिक्कत आती है, जैसे कि पेडियाट्रिक यानी कि बच्चे, जेरियाट्रिक जैसे कि बूढ़े। और इसके साथ ही साथ यदि हम लोग बात करें तो ये हमारे फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी ये रिड्यूस करने का कार्य बेसिकली करता है। तो देख लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, सॉलिड डोजेज फॉर्म डिजॉल्व इन सलाइवा अंडर 60 सेकेंड्स। और इसका एग्जाम्पल है ओंडास्ट्रोन फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट। आप सभी जानते हैं कि ओंडास्ट्रोन जो टैबलेट है वो वॉमिटिंग के केस में बेसिकली दी जाती है, जिसमें एक व्यक्ति को नोजिया और वॉमिटिंग की फीलिंग आती है। तो कहीं ना कहीं उसको टैबलेट जब खाना है तो उसका भी तो स्वाद कहीं कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट के रूप में ओंडास्ट्रोन आता है। और जैसे ही अपने सलाइवा पे रखता है वो 1 मिनट के अंदर डिजॉल्व होकर अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है और फिर अंदर सर्कुलेशन में जाकर वो अपना इफेक्ट फाइनली दिखाता है। अब हम लोग बात करते हैं क्या इसके नोट की। यदि नोट की बात करें तो हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं। नोट में तो हम लोगों ने डेफिनेशन और एग्जांपल बता दिया। देखिए जो डेफिनेशन है वही एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी उससे निकलेंगे। कैसे, यदि हम लोग बात करें सबसे पहले कि ये क्या है, फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट है। चूँकि फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट है तो फास्टली कार्य करेगा और फास्टली जो भी हमें बीमारी है, एक पेशेंट को बीमारी है, उसके लिए वो क्या करेगा, उसको ट्रीट करेगा। यानी कि रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन ये बेसिकली हमें देने का कार्य करेगा। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने बात किया था कि जिन व्यक्तियों को खास तौर से जैसे बूढ़े व्यक्ति हो गए, जेरियाट्रिक पेशेंट हो गए और इसके साथ ही साथ पेडियाट्रिक पेशेंट हो गए यानी बच्चे, तो अगर उनको स्वेलो करने में किसी प्रकार से किसी दवाई को दिक्कत आती है तो उसमें ये बेसिकली हेल्प करने का कार्य करता है। तो यानी ये यूज़फुल किसके लिए, जेरियाट्रिक और पेडियाट्रिक दोनों के लिए। और फाइनली इन सबसे होता क्या है कि थेरापेटिक इफेक्ट बढ़ जाता है, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये फास्टली और बहुत ही तेज़ी से कार्य करता है और बहुत जल्दी हमें असर इसका देखने को मिलता है। इसके माध्यम से हमारा ट्रीटमेंट, एक पेशेंट का ट्रीटमेंट काफ़ी जल्दी हो पाता है। और यदि हम लोग बात करें तो देख लीजिए, इसके लिए सबसे पहली बात तो नो वाटर नीडेड है। यानी इसमें ये कहा जा रहा है कि अन्य जो टैबलेट हम लोग लेते हैं उसमें वाटर के साथ हम लोग लेते हैं, पानी के साथ, लेकिन ये ऐसा टैबलेट है फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट जिसको हम लोग वाटर के साथ, पानी के साथ नहीं लेते। और वहीं बात करें, मैंने ये बताया है कि यूज़फुल फॉर चाइल्ड, ओल्ड पीपल, ठीक है। रैपिड ऑनसेट एक्शन देता है, फास्टली वर्क करता है, फास्ट डिजोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिंपली सी बात है कि फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट है तो ये जल्दी से जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, घुल मिल जाएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारे जिस भी पार्ट में इसको एब्जॉर्ब होना है, और फास्ट टू फास्ट अपना इफेक्ट देगा और बायोअवेलेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जल्दी से जल्दी पहुंचकर जिस भी पर्टिकुलर पार्ट में सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंतर्गत पहुंचकर इफेक्ट देना है वो देता है। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो देखिए, अब डिसएडवांटेज कैसे समझेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फास्टली क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें तो इस टैबलेट का क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम है, यानी इसकी मजबूती कम है। और इसके साथ ही साथ इसका एक और ये है डिसएडवांटेज है, हानि है कि ये पोरस है। क्या है, पोरस है, हाईली पोरस डोजेज फॉर्म, यानी कि ये ईजिली और कहीं से भी हमारा कोई भी बॉडी पार्ट है, ऑर्गन है, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आसानी से ये आर पार चला जाता है और कहीं भी ये पेनिट्रेट करके हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में
सर्कुलेशन में, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये आसानी से प्रवेश कर कर अपना थेरापेटिक इफेक्ट देता है। इसके साथ ही साथ लेकिन हम लोगों ने भी ये बात किया कि ये वाटर की नीड इस कंडीशन में नहीं होती, लेकिन होगा क्या कि डिफ़िकल्ट टू फॉर्मुलेट द ड्रग्स हैविंग बैड टेस्ट। लेकिन हम लोगों ने अगर यहाँ पर बात की कि अगर किसी वजह से अगर ड्रग का ही टेस्ट क्या हो कड़वा, लेकिन अब चूंकि इस दवाई को तो हम लोग अपने जीभ के पास जीभ पर ले रहे हैं, 1 मिनट तक रख रहे हैं, तो लेकिन अगर किसी दवाई का अगर टेस्ट ही कड़वा है तो भाई उसके लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। अगला जो है वो है ड्राइनेस ऑफ माउथ अफेक्ट रिजोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन। सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं वाटर की तो नीड नहीं है, लेकिन हमारा जो सलाइवा है उसमें हम जानते हैं कि सलाइवा बेसिकली करता क्या है, हमारे मुंह को साफ रखने का कार्य, इसके साथ साथ च्यूइंग का कार्य, स्वेलिंग में हेल्प, तमाम तरह की चीज़ों में हेल्प करता है। तो ये सब चीज़ करेगा तो उसमें कहीं ना कहीं नमी या फिर वाटर की मात्रा होती है। लेकिन जब अगर मुँह ही हमारा सूखा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम जो इफ़ेक्ट इससे चाहते हैं कि ये आसानी से डिज़ोल्व हो जाए और इसके साथ ही साथ एब्जॉर्ब होकर पर्टिकुलर पार्ट में थेरापेटिक इफ़ेक्ट दे, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि हम लोग देखें तो यह बात हुई हमारे डिसएडवांटेजेस की। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन के बाद। चलिए बात करते हैं हम लोग फार्मास्यूटिक्स के सेकंड सेशनल के अंतर्गत, सेकंड सेक्शन के अंतर्गत अगले क्वेश्चन की। वह क्वेश्चन है हमारा क्या, ऑइंटमेंट के बेसिस के बारे में, कि आखिर ऑइंटमेंट के जो बेसिस होते हैं उनके बारे में आप बताइए, उनके टाइप्स के बारे में बताइए। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करते हैं आखिर ऑइंटमेंट होता क्या है। जब भी ऑइंटमेंट की बात आती है तो हमारे दिमाग में पेस्ट, क्रीम लाइक सब्सटेंस आता है। और यदि मैं बात करूं कि ऑइंटमेंट होता क्या है, तो ऑइंटमेंट क्या है, एक तरह का सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है या प्रिपरेशन है, ये सब्सटेंस है। सेमी सॉलिड जब भी दोस्तों कहा जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो सब्सटेंस होगा, जो पार्ट होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। और ऑइंटमेंट हम सभी जानते हैं, हम लोगों ने सपोजिटरी भी पढ़ा है, तो हम सभी जानते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन, जब भी म्यूकस में अप्लाई किया जाएगा तो ऑइंटमेंट वहाँ भी अप्लाई किया जाता है। तो यह एक तरह से एक सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है जो कि क्या किया जाता है, एक्सटर्नली तो अप्लाई किया ही जाता है, यानी बाहर से स्किन पे तो अप्लाई किया ही जाता है, इसके साथ ही साथ म्यूकस मेम्ब्रेन और जो स्किन होगा वहाँ पर भी इसको अप्लाई किया जाता है। तो आइए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है हमारा, व्हाट इज ऑइंटमेंट, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन या डोजेज फॉर्म विद और विदाउट मेडिकामेंट्स फॉर एक्सटर्नल अप्लाई टू म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन। यानी कि जब भी कोई भी हम लोग सब्सटेंस यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई भी डोजेज फॉर्म हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, सेमी सॉलिड हो, तो उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि कुछ ना कुछ मेडिकामेंट, मेडिसिनल प्रॉपर्टी यानी ड्रग मेन कंटेन करेगा और उसी का इफ़ेक्ट हमारे जिस भी अंग पर, बॉडी पार्ट पर अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग वो देगा। अब हम लोग बात करते हैं किसका, हुआ है हमारा इसके डिफरेंट बेसिस के बारे में। बेसिस के बारे में दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ऑइंटमेंट में उनके बेसिस का ही होता है। जो भी मेडिकामेंट्स होते हैं, जो भी मेडिसिनल्स सब्सटेंसेस होते हैं या मेन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको कैरी करने का काम एज अ व्हीकल कौन करता है, हमारा बेसिस ही करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें इसके बेसिस के टाइप की, तो एक तरफ है वाटर सॉल्यूबल बेसिस, एक तरफ है हमारा इमल्सन बेसिस, एक तरफ है हमारा एब्जॉर्प्शन बेसिस, एक तरफ है हमारा क्या ओलियोजिनस बेसिस या फिर उसी को हाइड्रोकार्बन बेसिस कहते हैं। यानी 4 प्रकार के मुख्य रूप से मुख्यतः यहाँ पर हम लोग को ऑइंटमेंट के बेसिस देखने को मिलेंगे, जो हमारे मेन जो ड्रग है उसको कैरी करने का काम एज ए व्हीकल करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, वाटर सॉल्यूबल बेसिस की। देखिए दोस्तों, नाम से ही काफ़ी कुछ यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि ऐसा बेस, इमल्सन का एक ऐसा बेस जो कि क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करने का कार्य करेगा। तो वाटर को यदि कोई बेस इमल्सन में एब्जॉर्ब करता है तो कहीं ना कहीं हमारा स्किन क्या हो जाएगा, वाटर लेस हो जाएगा, यानी डिहाइड्रेटिंग ऑफ स्किन करने का कार्य कौन करेगा, बेसिकली यहाँ पर हमारा वाटर सॉल्यूबल बेस करेगा। तो सबसे पहली बात ये हो गई कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा बेस। दूसरा बात हो गई कि ये डिहाइड्रेटिंग ऑफ स्किन करेगा, और इसका एग्जाम्पल आप याद रखें, जिलेटिन और बेंटोनाइट। अब हम लोग बात करें तो दूसरा है हमारा क्या, इमल्सन बेसिस। देखिए इमल्सन बेसिस का जब भी बात आता है तो इमल्सन कहीं ना कहीं
ज़्यादातर जो मार्केट्स में हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं और ज़्यादातर जो स्किन पे अप्लाई करने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी डर्माटेकोलॉजिकली जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी स्किन से रिलेटेड हमारे, वो ज़्यादातर मार्केट में इमल्सन बेसिस से मिलकर बने होते हैं। और इमल्सन ठीक जस्ट अपोजिट है। एक तरफ हम लोग देख रहे थे कि वाटर सॉल्यूबल बेसिस क्या कर रहे थे, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर हम लोग यह पाएंगे कि इमल्सन बेसिस क्या करेंगे, वाटर को रिमूव करने का कार्य बेसिकली या करेंगे। और इमल्सन बेसिस जो हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, हमारे ऑयल इन वाटर इमल्सन भी इनको बेसिकली कहा जाता है। और चूंकि वाटर के ऊपर ऑयल है तो ईजिली ये उस तरह के बेसिस होंगे या उस तरह के ऑयल इन वाटर इमल्सन होंगे कि इनको ईजिली रिमूव्ड फ्रॉम स्किन किया जा सकेगा। यानी अगर किसी प्रकार का इमल्सन है और उस इमल्सन में बेस हम लोग इमल्सन बेसिस यूज़ कर रहे हैं अगर किसी इमल्सन में, तो हम उसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि अगर किसी भी तरीके से अगर वह इमल्सन बेस के साथ अगर हमारी स्किन पर लग जाता है तो उसको हम लोग ईजिली रिमूव आउट कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल ऊपर है और वाटर नीचे है या वाटर मेन पार्ट है, तो ऑयल इन वाटर इमल्सन होने के कारण होगा। और चूंकि हम सभी जानते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी होगी कहीं ना कहीं क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी होगी इसकी प्रॉपर्टी, यानी क्रीम जैसा ये हमें दिखेगा। और इसी से इसका एग्जांपल हम लोग याद रख सकते हैं, वैनिशिंग क्रीम इसका क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा। अगला जो है वह है हमारा क्या, एब्जॉर्प्शन बेसिस। देखिए एब्जॉर्प्शन बेसिस नाम यहाँ भी कुछ क्लियर हो रहा है कि कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेगा, एक ऐसा बेस इमल्सन का जो कि एब्जॉर्ब करेगा कुछ ना कुछ। लेकिन शुरू में ये जो होता है वो एनहाइड्रस बेसिस होता है, यानी इसमें ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का कार्य नहीं करता, यह वाटर रहित ये बेस होता है। लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं कि यह एब्जॉर्ब कर सकता है वाटर को, तो इसीलिए यदि हम लोग बात करें तो एब्जॉर्प्शन बेसिस इसको बेसिकली नाम दिया गया है। और वहीं बात करें तो इमल्सन बेसिस क्या था, ऑयल इन वाटर बेसिस था, ऑयल इन वाटर सॉरी इमल्सन था। तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा वाटर इन ऑयल, यानी कि ऑयल के अंदर हमारा वाटर होगा, उस प्रकार का ये क्या हो जाएगा, हमारा इमल्सन हो जाएगा। और इसका एग्जांपल आप सभी याद रख सकते हैं, वूल फैट। अगला और एंड जो है वो ओलियोजेनस बेसिस है। ओलियोजेनस बेसिस या इसको हाइड्रोकार्बन भी बेसिस कहा जाता है। इसमें ओलियो यानी कुछ ऑयल जैसा कुछ बात इसके अंदर हो रही है, तो इसमें एक तरफ फैट का पार्ट आएगा और इसके साथ ही साथ इनसोल्यूबल हमारे क्या आएंगे, हाइड्रोफोबिक ऑयल्स आएंगे, या इसी को हम लोग कंबाइंडली क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन बेसिस कहते हैं। तो देखिए कंसिस्ट फैट प्लस H2O इनसोल्यूबल हाइड्रोफोबिक ऑयल्स। और यदि हम लोग बात करें, क्योंकि ये ऑयली टाइप का है, तो कहीं ना कहीं कुछ आप इस तरीके से याद रखें कि इसकी प्रॉपर्टी यह होगी कि अगर ये एक बार हमारे कपड़े पर लग जाए तो क्या होगा, इसको रिमूव आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन उस एक तरफ हम लोगों ने देखा था कि ऑयल ऊपर है और वाटर मेन पार्ट है, यानी ऑयल इन वाटर वाले इमल्सन बेसिस में हम लोगों ने देखा था कि ईजिली हम लोग वहाँ पर क्या कर पा रहे थे कि जो भी हमारे स्किन से उसको रिमूव आउट कर पा रहे थे, अगर इस तरह का इमल्सन बेसिस एक इमल्सन में यूज़ किया जाता है। लेकिन ओलियोजेनेसिस बेसिस में क्या है कि हम यदि किसी भी प्रकार से क्लोथ पर हमारा ये इमल्सन लग जाता है, तो ओलियोजेनेसिस बेस का एक खासियत ये है कि हमारे क्लोथ से इसको रिमूव आउट ईजिली नहीं किया जा सकता। और यदि हम लोग बात करें तो एक तरफ हम लोगों ने देखा था कि इमल्सन बेसिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे नॉन ग्रीसी इन नेचर होते हैं, यानी वो ग्रीसी टाइप के नहीं होते, यानी चिपचिपा टाइप के नहीं होते। लेकिन ओलियोजेनेसिस बेसिस क्या होते हैं, ग्रीसी टाइप के होते हैं, यानी ग्रीसी इन नेचर होते हैं। इसका एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, सॉफ्ट पैराफिन। तो इस तरीके से हमारी बात हो गई कि किस प्रकार के हमारे ऑइंटमेंट बेसिस होते हैं। चलिए बात करते हैं सेक्शन 2 के अंतर्गत जो सेकेंड सेशनल में फार्मास्यूटिक्स में पूछा गया क्वेश्चन था। वह क्वेश्चन था हमारा क्या, राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन की जब भी बात आती है तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स है जो फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब भी फिल्ट्रेशन होता है तो उसमें क्या होता है, एक पोरस मीडियम होता है। जैसे आपने चाय छन्नी यूज किया होगा चाय को छानते वक्त, तो जो भी ऊपर पार्ट रेजिड्यू बच जाता है उसको
वो क्या होता है हमारा बेसिकली सॉलिड पार्ट होता है, और जो पार्ट पास हो जाता है जैसे कि चाय जो छन कर आता है वो लिक्विड पार्ट होता है। तो पोरस मीडियम के माध्यम से जो सॉलिड पार्ट ऊपर बच गया उसको रेजिड्यू, और जो पार्ट फिल्टर मीडियम से पास हो गया पोरस मीडियम से उसको फिल्ट्रेट कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करें कि कौन कौन से फैक्टर हैं, तो डार्कीज लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, जो कि यह बताता है कि जो भी फिल्ट्रेशन होगा वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, या कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि अफेक्ट करेंगे हमारे फिल्ट्रेशन रेट को। यानी थियरी जो दी गई बेसिकली रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की, वो डार्कीज लॉ के द्वारा दी गई थियरी ऑफ फिल्ट्रेशन क्या बताती है हमें, टोल्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को। ये डार्कीज लॉ ने बेसिकली हमें बताया कि कौन कौन सी आइडियल हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आइडियल फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। अब हम लोग बात यदि करें तो आप बस इसका ये फॉर्मूला याद रखें कि V इक्वल टू के ए डेल्टा P अपॉन में म्यू और L। ये जो है बेसिकली आप यदि देखिए अगर इसको याद रख जाएंगे तो सारा का सारा आपको इसके जो फैक्टर्स है वो भी याद हो जाएंगे। V से क्या है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, ए का मतलब क्या है, ए से एरिया यानी एरिया ऑफ फिल्टर बेड, और डेल्टा पी का मतलब यह है कि प्रेशर डिफरेंस अबो लिक्विड एंड बिलो फिल्टर मीडियम, यानी कि एक ऊपर लिक्विड है और एक बिलो लिक्विड है, तो दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्या है, या फिर यूं कहे कि प्रेशर डिफरेंस अबो लिक्विड एंड बिलो फिल्टर मीडियम, यानी उन दोनों के मध्य लिक्विड के मध्य कितना प्रेशर डिफरेंस है या फिल्टर मीडियम और हमारे लिक्विड के मध्य। अगला जो है म्यू का मतलब क्या है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, यानी हम सभी जानते हैं विस्कस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो गाढ़ा होता है, यानी कि लिक्विड कितना गाढ़ा है। इसके साथ ही साथ एल का मतलब क्या होता है, थिकनेस ऑफ फिल्टर केक लिख लीजिए या थिकनेस ऑफ फिल्टर लिख लीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो आप सभी देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है हमें काफ़ी कुछ बताता है। यदि मैं सबसे पहले बात करूँ एरिया की क्यों, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जितना ज़्यादा एरिया किसी भी पार्टिकल का होगा तो उससे क्या होगा, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा, और सरफेस एरिया इंक्रीज़ अगर हो जाएगा तो ये कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उन्हीं के वजह से तो हो रहा है। तो जहाँ एक बड़ा ये पार्टिकल्स था, हार्ड पार्टिकल्स था, सेग्रीगेट पार्टिकल्स था, कठोर क्लम्प जैसा पार्टिकल था, तो ईजिली हमारा फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल्स जब हो जाएंगे तो ईजिली अब वो फिल्ट्रेशन हो पाएगा। यानी कि एरिया ऑफ फिल्टर क्या करेगा, वो हमारे फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देता है। और यहाँ देख रहे होंगे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, A के, यानी अगर V दो की गति से बढ़ता है, फिल्ट्रेशन 2 मिनट प्रति मिनट होता है, तो एरिया भी 2 प्रति मिनट से हमारा बढ़ेगा। और वहीं हम लोग यदि बात करें किसकी, अगले डेल्टा P की, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अब वो जो लिक्विड है उसका अगर प्रेशर जो है वो नीचे वाले लिक्विड से ज़्यादा होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, इंक्रीज करेगा। अगला जो है वो है हमारा क्या, के, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परमीबिलिटी कॉफिशिएंट। तो ये कॉफिशिएंट है एक तरह का, और सिंपल सी बात है चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर परमिएबिलिटी कॉफिशिएंट बढ़ता है तो उस कंडीशन में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी है जो वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वहीं यदि हम लोग बात करें म्यू, तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कस यानी कोई भी चीज़ गाढ़ापन, यदि अगर कोई लिक्विड है अगर वो गाढ़ा है तो चांसेस यह है कि वो कहीं ना कहीं यदि उसे कोई वाटर पास होगा, सॉल्वेंट अगर कोई पास होगा, तो चांसेस यह है कि वो उसको पास ना होने दे। विस्कोसिटी का मतलब ही होता है रेसिस्ट टू फ्लो, यानी किसी चीज़ को फ्लो ना होने देना। तो इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि वो फ्लो नहीं कर पाएगा, तो इस कंडीशन में हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, धीमे हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो आप देख रहे होंगे कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के, तो इसका मतलब अगर ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हमारा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारा ये क्या है,
विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कम होगा या विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा होगा तो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होगा। यानी हम लोग यदि बात करें कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड की, तो इसमें ये सिंपल सी बात है कि अगर 2 प्रति मिनट की दर से अगर फिल्ट्रेशन होगा तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी और हमारी क्या हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो ये कहाँ पर है, हर के पार्ट में है, तो अगर ये ज़्यादा होगा तो चूंकि ये डिवाइड में है तो ये ऊपर जाके कम हो जाएगा और इस तरीके से हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगा। अगला जो है वो है हमारा थिकनेस ऑफ फिल्टर। ये भी यदि आप लोग देखेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा चीज़ घटेगा। तो आप यदि देखें तो यहाँ पर अगर थिकनेस ऑफ फिल्टर अगर क्या है, ज़्यादा है तो क्योंकि ये हर पार्ट में है तो ये ज़्यादा है, तो डिवाइड में है तो ये कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी कम हो जाएगा। अगला जो है वो है हमारा पार्टिकल साइज। देखिए पार्टिकल साइज डिपेंड करता है, अगर पार्टिकल साइज इस साइज के हैं जो कि कहीं ना कहीं फ़िल्टर मीडियम को क्लॉग कर रहे हैं, यानी कि उसको जाम कर रहे हैं, तो इसमें एक कंडीशन ये होगी कि फ़िल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगा, हमारा घट जाएगा। लेकिन अगर पार्टिकल साइज़ हम लोगों ने देखा कि एरिया ऑफ फिल्टर बेड में अगर पार्टिकल साइज कम होते हैं, चूँकि एरिया बढ़ जाता है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो जिससे कि ईजिली पास ऑन हो जाता है हमारा सॉल्वेंट, तो उस कंडीशन में हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर पार्टिकल साइज अगर बड़े होंगे जिससे कि हमारा सॉल्वेंट इजीली पास ना हो पाए, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगला जो है वो है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ हम लोग देख रहे थे विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। अगर कोई चीज़ विस्कस है, गाढ़ा है, अगर उस पर हम लोग टेम्परेचर अप्लाई करते तो उनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, ये गाढ़ापन जो उसमें बना हुआ है, तो उसमें क्या होगा, वो उसको तोड़ देगा टेम्परेचर, उसमें से वो हाइड्रेशन उस डिहाइड्रेशन कर देगा, वाटर को रिमूव कर देगा, जिससे कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे जो भी विस्कस हमारा सब्सटेंस होगा, लिक्विड होगा, और बॉन्ड टूट जाएगा, और जिससे कि हमारा इजीली जो भी वाटर है वो पास ऑन कर जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा क्या, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है। तो यह तो बात हुई हमारे इस क्वेश्चन की। चलिए सेक्शन 2 के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं प्रोसेस ऑफ सिल्वर्जन मिक्सचर होमोजेनाइजर। तो इस पे बेसिकली इसके प्रोसेस के बारे में पूछा गया। यदि हम लोग प्रोसेस की बात करें सिल्वर्जन मिक्सचर होमोजेनाइजर का, तो मिक्सिंग में ये हेल्प बेसिकली करता है। और हम सभी बात करें इसके प्रोसेस की, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल दोस्तों इसका जो है वो बेसिकली सियरिंग फोर्सेस है। सियरिंग फोर्सेस मतलब कटिंग करना एक तरीके से। और ये किसको कटिंग करेगा, हमारे बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होंगे उसको कटिंग करेगा छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, और उससे मिक्सिंग को ये बढ़ाएगा आपस में। और टर्बुलेंस का मतलब होता है अस्थिरता पैदा करना, यानी कि सियरिंग फोर्सेस जब लगेंगी, जब मूव करेगा कोई ऑब्जेक्ट ब्लेड के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं टर्बुलेंस क्रिएट होगा, एक साइकिल क्रिएट होगी चक्रवात जैसी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन देख रहे होंगे। मोटर कहाँ लोकेटेड है, हमारे सबसे टॉप पे। शाफ्ट कहाँ है हमारा, बीच में स्टैंड के, दोनों स्टैंड के बीच में शाफ्ट लोकेटेड है। स्टैंड आप देख रहे हैं कि स्टैंड दोनों साइड है हमारे, और बीच में क्या है हमारा, शाफ्ट है। ब्लेडर यानी ब्लेड कहाँ पर है, यहाँ। ये इमल्सीफायर हेड जो है हमारा, उसी से अटैच्ड होता है हमारा क्या, ब्लेड, जो कि शाफ्ट से भी लगा हुआ है। और स्टैंड आप लोग देखे ही रहे, अच्छा सॉरी स्टैंड 2 बार हो गया। इसके साथ ही साथ आप लोग लिख सकते हैं ऑयल भी लिख लीजिए और वाटर भी लिख लीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी बात होती है इमल्सन की, क्योंकि इसको सिल्वर्जन मिक्सचर होमोजेनाइजर, इसके साथ ही साथ इसको इमल्सीफायर भी कहते हैं, यानी सिल्वर्जन मिक्सचर इमल्सीफायर। इमल्सीफायर या इमल्सीफाइंग एजेंट क्या होते हैं, या इमल्सन क्या होता है, कि दो लिक्विड है हमारे पास, जैसे कि तेल और पानी, वो दोनों मिक्स नहीं हो पा रहे, तो उनको मिक्स करने के लिए क्या किया जाएगा, इस तरह के डिवाइस का यूज़ किया जाएगा। और ये मिक्स होते कैसे हैं, जैसे तेल और पानी, उन दोनों के बीच में इंटरफेशियल टेंशन होता है। क्या होता है, इंटरफेशियल, बीच में क्या होता है, इंटरफेशियल टेंशन, यानी कि उस इंटरफेशियल टेंशन को बेसिकली
तोड़ने का कार्य किसके माध्यम से किया जाता है? इमल्सिफाइंग एजेंट के द्वारा। तो यहाँ पर सिल्वर्जन मिक्सचर होमोजेनाइजर इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह उन दोनों को मिक्स करने का कार्य करेगा। चलिए देख लेते हैं इसका एक बार हम लोग वर्किंग। कंस्ट्रक्शन तो हम लोगों ने बात कर ही लिया। वर्किंग की यदि हम लोग बात करें तो हम लोग सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे, वेसल ले लेंगे, कंटेनर ले लेंगे, और उसमें जैसे मैंने अभी बात किया तो एक तरफ मैंने ऑयल ले लिया, जो कि ऑयल वाटर के ऊपर क्या करता रहता है? तैरता रहता है, और वाटर हमारा नीचे हो गया। अब हम लोग बात यदि करें तो हम लोग जैसे ही सिल्वर्जन मिक्सचर होमोजेनाइजर या इमल्सिफायर को वाटर में डालते हैं, वेसल के अंदर डालते हैं, और जैसे ही हम लोग मोटर को स्टार्ट करते हैं, ऊपर आप मोटर देख रहे होंगे, तो जैसे ही हम लोग मोटर को स्टार्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि उसके साथ साथ ये जो शाफ्ट है वो भी मूव करना स्टार्ट कर देगा। और शाफ्ट के साथ साथ इमल्सिफायर हेड में आप देखें तो क्या लगा हुआ है? ब्लेड लगा हुआ है। तो ये भी क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट कर देगा। और इसके मूवमेंट के कारण ही आप लोग देखेंगे, पाएंगे कि यहाँ पर छोटे छोटे जो ये होल हैं, होल्स जो हैं, परफोरेशंस जो है इमल्सिफायर हेड में, ये इसको क्या कर लेंगे? अपनी ओर खींच लेंगे, सक कर लेंगे इस वाटर को, और इसके साथ ही साथ ये हमारा ऑयल को। तो ये इन होल्स के माध्यम से क्या करेगा? सक कर लिया जाएगा। और जैसे ही जैसे हो ये मोटर और तेजी से मूव करता जाएगा, तो चाहे सॉलिड हो या थोड़ा बहुत लिक्विड पार्टिकल हो, सॉलिड क्योंकि यहाँ पर ऑयल है तो बहुत देखने पर, माइक्रोस्कोप से देखने पर सॉलिड लगेगा थोड़ा बहुत, और लिक्विड, ये दोनों ही क्या करेगा? अपनी ओर एक्ट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। कौन? मोटर। और तेज मूव करेगा तो इससे क्या होगा कि फोर्स जनरेट होगा, एक शेयरिंग फोर्स जनरेट होगा, टर्बुलेंस क्रिएट होगा, अस्थिरता हो जाएगी, यहाँ साइकिल एक तरह का बन जाएगा, आप देख रहे होंगे। तो ये सारा का सारा एक बार तो ये सक कर लिया, और ये होल के थ्रू क्या होगा? इमल्सिफायर हेड के होल ने इसको सक किया, और ये होल के थ्रू अंदर चलता चला जाएगा। और इसके माध्यम से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा कि फोर्स क्रिएट होगा, और फोर्स क्रिएट होने से जो भी ग्लोब्यूल्स थे, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, उनको अच्छे से एक तो मिक्सिंग करेंगे, अच्छे से उनका मिक्सिंग होगा। इसके साथ ही साथ पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्ट्स में, ग्लोब्यूल्स में टूट जाएंगे, खासतौर से जो ऑयली पार्टिकल्स होंगे वो टूट जाएंगे। और इससे क्या होगा? टूटने से आपस में इनकी मिक्सिंग बढ़िया से हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ तेज अगर मूवमेंट होगा तो कहीं ना कहीं मोटर का तेज मूवमेंट होगा तो ये जो पेरिफेरी है हमारे स्टैंड का, तो इस ओर भी ये क्या करेगा? कुछ पार्टिकल्स या फिर कुछ जो सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल्स को थ्रो आउट करेगा पेरिफेरी ऑफ इस कंटेनर के, इस सिल्वर्जन होमोजेनाइजर मिक्सचर के, खास तौर से स्टैंड की ओर। और इसके साथ ही साथ ये जो वेसल है, क्योंकि इसके अंदर हो रहा है, तो ये इधर भी इन पार्टिकल्स को क्या करेगा? फेंकने का कार्य करेगा। और इससे क्या होगा? मिक्सिंग बढ़िया से हो पाएगी। क्योंकि हम सभी यदि देखें तो यहाँ से पार्टिकल क्या हुआ? जो लिक्विड था और ऑयल था, यहाँ से एंटर किया, मोटर स्टार्ट हुआ, मोटर ने स्टार्ट किया मूव करना, मोटर ने मूव करना स्टार्ट किया, तेज़ी से मूव करना स्टार्ट किया, तो दाएं बाएं आगे पीछे कहीं ना कहीं वो पार्टिकल्स को क्या करेगा? टर्बुलेंस की वजह से इधर उधर फेंकेगा। और इसके साथ ही साथ जो हमारे पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएंगे। और जो अच्छा मटेरियल होगा, प्योर मटेरियल होगा, उसको इमल्सिफायर हेड क्या कर लेगा? ड्रॉन कर लेगा। और ये जो मूवमेंट होगी कहीं ना कहीं मोटर की, वो 8000 RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट होती है। तो इस तरीके से ये इसका प्रोसीजर था। और इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि ऑयल और हमारा वाटर अच्छे से मिक्स हो जाता है। और यदि हम लोग इसके यूज़ की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि इमल्सिफायर हेड का यूज़ कर रहे हैं। इमल्सिफायर इसका नाम है। तो यदि हमें इमल्सल बनाना हो, ऑइंटमेंट बनाना हो, क्रीम बनाना हो, तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। उनकी मिक्सिंग को प्रॉपर अच्छे से करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमें किसी चीज़ को डिसइंटीग्रेट करना हो, जैसे कि हम लोगों को कोई पार्टिकल या रॉ मटेरियल प्राप्त होता है प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से, तो डिसइंटीग्रेट यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का कार्य भी देख रहे हैं हम लोग, इसके माध्यम से हो रहा है। यहाँ पर ब्लेड्स लगे हुए हैं तो वह भी यहाँ पर किया जा सकता है। तो यह तो बात हुई हमारे इस क्वेश्चन की। ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वह क्वेश्चन है हमारा टैबलेट के ऊपर। आखिर जो टैबलेट है उसके क्या क्या एक्सिपिएंट्स है,
और इसके साथ ही साथ हम लोग बात कर लेंगे कि आखिर टैबलेट होता क्या है। यदि हम लोग बात करें दोस्तों कि टैबलेट, आखिर टैबलेट क्या होता है या व्हाट इज़ टैबलेट, तो हम सभी जानते हैं कि जब भी हम लोग बीमार पड़ते हैं तो ख़ास तौर से हमारे द्वारा क्या लिया जाता है, टैबलेट भी लिया जाता है। और उस टैबलेट की यदि बात करें तो वो सॉलिड प्रकार का होता है, यानी कि इट इज़ अ सॉलिड डोजेज फॉर्म। ये क्या होता है, सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। और लेकिन ये जो टैबलेट बना होता है वो कंप्रेशन से बना होता है, यानी कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं, आपस में इनको क्या कंप्रेस किया जाता है, आपस में मिक्स किया जाता है। और कंप्रेस करके, कंप्रेशन भी या एक बार कंप्रेशन हो सकता है या 2 बार कंप्रेशन हो सकता है, करके क्या किया जाता है, टैबलेट को फॉर्म किया जाता है। तो आइए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। क्या है डेफिनेशन, सॉलिड डोजेज फॉर्म मेड बाय सिंगल और मल्टीपल कंप्रेशन, यानी कि एक बार कंप्रेशन या मल्टीपल कंप्रेशन, ये बार बार दबाव देकर उन ग्रेन्यूल्स को आपस में जोड़कर क्या किया जाएगा, टैबलेट बनाया जाएगा। और ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि जो भी उसके पार्टिकल्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, आपस में एक दूसरे से अच्छी तरीके से बाइंड हो जाए और एक प्रॉपर हमें एक टैबलेट, एक डिजायर टैबलेट और विथ बेटर स्ट्रेंथ मिल सके। तो सॉलिड डोजेज फॉर्म मेड बाय सिंगल और मल्टीपल कंप्रेशन, दैट इज नोन एज क्या, टैबलेट। तो इसका एग्जांपल की यदि बात करें तो कोटेड टैबलेट। देखिए अगर टैबलेट की बात करें कि कितने तरह के टैबलेट्स होते हैं, तो अलग अलग आधार पर, अलग अलग बेसिस पर अलग अलग तरह के टैबलेट्स हैं। और उन टैबलेट्स में एक मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ, कोटेड टैबलेट। देखिए कोटिंग कभी भी जो की जाती है उसके पीछे पर्पज़ यह होता है कि कहीं ना कहीं हम यह चाहते हैं कि या तो उसका, उस ड्रग का जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, जो मेन ड्रग है, उसका या तो टेस्ट ख़राब है, या फिर कोटिंग हम इसलिए भी करते हैं ताकि उसका जो पाचन है या फिर उसका जो डिजोल्यूशन है वो कहाँ जाकर हो, हमारे किसी और पर्टिकुलर पार्ट पर हो, स्टमक पे पर वो डिज़ोल्व ना होकर हमारे इंटेस्टाइन पर डिज़ोल्व हो, जिससे बेटर से बेटर थेरापेटिक इफ़ेक्ट हमें मिले। और यदि बात करें तो कोटेड टैबलेट देखा, अनकोटेड टैबलेट होता है, फिल्म कोटेड टैबलेट होता है, लॉजेंजेस टैबलेट होते हैं, बक्कल टैबलेट होता है, वजाइनल टैबलेट होता है, एंटेरिक कोटिंग टैबलेट होते हैं, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट होता है, प्रोलॉन्ग्ड रिलीज टैबलेट होता है, डिले रिलीज टैबलेट होता है। तो ये तमाम तरह के टैबलेट्स के टाइप होते हैं जो कि अलग अलग आधारों पर क्लासिफाई किया गया है, उनके फंक्शन के बेस पर, उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेस पर। अब हम लोग बात करते हैं एक्सिपिएंट्स की, यानी कि फॉर्मुलेशन की, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन था, टैबलेट में आखिर डलता क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो हम जब भी टैबलेट बनाते तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, पाउडर होता है एज अ रॉ मटेरियल। और उस पाउडर में हम सभी जानते हैं कि अलग अलग एक्सिपिएंट्स हम लोग क्या करते हैं, मिक्स तो करते ही हैं, लेकिन जो हमारे पास पाउडर है, जो रॉ मटेरियल है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उन छोटे छोटे पाउडर्स को पहले क्या करेंगे, एक प्रॉपर किसमें, एक प्रॉपर ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे। और ग्रेन्यूल्स में इसलिए कन्वर्ट करेंगे ताकि बेटर से बेटर क्या हो सके, हमारा एक स्ट्रेंथ मिल सके और ईजी हो हमारे लिए क्या, टैबलेट बनाना। और इसी कड़ी में ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है पहले पाउडर में, यानी पहले हमारे पास जो पाउडर है उसको पहले ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। आप लोगों ने लैब में भी इसको बनाया होगा ग्रेन्यूल्स को, ताकि एक प्रॉपर ग्रेन्यूल्स बन जाए और कुछ दिनों बाद या कुछ घंटों बाद भी कह सकते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, उसके माध्यम से फिर हम लोग टैबलेट फॉर्म करते हैं। तो ग्रेन्यूलेटिंग एजेंट इसमें यूज़ किया जाता है। दूसरा हमारा है बाइंडिंग एजेंट। अब वो जो ग्रेन्यूल्स हमें मिल गए हैं उनको बाइंड भी तो करना है, तो बाइंड करेंगे उसके बाद ही तो हमें एक डिजायर स्ट्रेंथ मिलेगा, और उसी डिजायर स्ट्रेंथ के बाद वो ग्रेन्यूल्स आपस में जुड़ेंगे और हमें एक टैबलेट मिलेगा। तो बाइंडिंग एजेंट क्या करेंगे, हमारे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स को आपस में कंबाइंड करेंगे, जोड़ देंगे। और बाइंडिंग एजेंट का एग्जांपल म्यूसिलेज ऑफ अकेसिया ले सकते हैं, ट्रगाकांत ले सकते हैं, गम अकेसिया है, ट्रगाकांत है, एग्जांपल्स हो सकते हैं। अगला है हमारा डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। देखिए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें टैबलेट को ही तोड़ना हो, भले ही एक्सिपिएंट्स के रूप में डायरेक्टली यूज़ ना हो, लेकिन डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट क्या करेगा, हमारा जो टैबलेट है उसको क्या करेगा, ये बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का बेसिकली कार्य करेगा।
तो यहाँ पर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट टैबलेट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए यूज किया जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एल्जीनेट्स। और अगला जो है वो है हमारा प्रिजर्वेटिव। देखिए प्रिजर्वेटिव भी सब में कॉमन है, जितने भी फॉर्मुलेशंस होते हैं। प्रिजर्वेटिव का मेन मकसद क्या होता है कि हमारा जो भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, यहाँ हम लोग टैबलेट बना रहे हैं, तो उस पर किसी प्रकार से कोई बैक्टीरिया ग्रोथ ना कर जाए और हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसको ख़राब ना कर दे, उसका डिकम्पोजिशन ना कर दे, डिटोरिएशन ना कर दे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोग अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मिथाइल पैराबेन ले लीजिए आप लोग, सोडियम बेंजोएट ले लीजिए, पोटेशियम बेंजोएट ले लीजिए, तमाम तरह के एग्जाम्पल हैं। अगला है हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स। आप सभी जानते हैं कि ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स की जब भी बात आएगी तो उसमें कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, ये तमाम तरह के एजेंट क्या होंगे, हमारे ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स के तहत आएंगे। कलरिंग एजेंट की यदि हम लोग बात करें तो हम सभी जानते हैं उसमें टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, कोकिनियल हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, बीटा कैरोटीन हो गया, ये तमाम तरह के एग्जाम्पल हो जाएंगे कलरिंग एजेंट के। और यदि हम लोग बात करें स्वीटनिंग एजेंट की, तो स्वीटनिंग एजेंट क्या करेगा, हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को एक मीठापन, एक मिठास प्रोवाइड करेगा। और इसका एग्जाम्पल सुक्रोज, लैक्टोज, मैनिटोल, सॉर्बिटोल, तमाम तरह के एग्जाम्पल हो जाएंगे। फ्लेवरिंग एजेंट की बात करें तो फ्लेवरिंग एजेंट भी ऐड किया जाता है जिससे कि हमें कलर के साथ एक बेटर फ्लेवर मिले, ताकि पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो फ्लेवरिंग एजेंट में पेपरमेंट ऑयल हो गया, हमारा जिंजर ऑयल हो गया, रोज़ हो गया, ये तमाम तरह के क्या हमारे फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज़ किए जाते हैं एज अ एक्सिपिएंट। लुब्रिकेंट आप सभी जानते हैं कि ये एक ऑयली है। लुब्रिकेंट का मतलब क्या, ऑयली टाइप सब्सटेंस। ये ऑयल करेगा क्या, जब भी हम लोग पंचिंग करेंगे, कंप्रेशन करेंगे, तो उस दौरान क्या करते हैं, हम लोग पाउडर भरते हैं, तो उसमें हम ऑयल लुब्रिकेंट का भी यूज़ करते हैं। अगर हम लोग लुब्रिकेंट का यूज़ नहीं करेंगे एक्सिपिएंट्स में, तो चांसेस यह है कि वो जो हमारे ग्रेन्यूल्स है, पार्टिकल्स हैं, जो टैबलेट हमें बनाना है उसके जो ग्रेन्यूल्स है वो आपस में क्या हो जाए, चिपक जाए। या तो वो हमारे डाई में चिपक जाएंगे, पंचेस में चिपक जाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपस में एक दूसरे से जुड़कर ग्रेन्यूल्स क्लम्प बना ले। तो यह तो बात हुई हमारे इस क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों बात करते हैं सेक्शन 3 के अंतर्गत अगले क्वेश्चन की। वह क्वेश्चन था डिफाइन सस्पेंशन, और इसके साथ ही साथ यह था कि सस्पेंशन में क्या क्या फॉर्मूलेशन होता है। फॉर्मूलेशन का जब भी बात आता है तो उसके अंतर्गत हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए कि फॉर्मूलेशन का मतलब होता है क्या क्या चीज़ें डलती हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को बनाने के वक्त। तो सस्पेंशन में किन किन चीज़ों को डाला जाता है या एक्सिपिएंट्स का यूज किया जाता है जिसके माध्यम से सस्पेंशन को प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सस्पेंशन की। आखिर सस्पेंशन होता क्या है। तो इसके लिए मैंने लाइव आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया है, और जिसमें मैंने आप सभी के लिए यह एक ग्लास लिया है, जो कि आप ग्लास देख रहे होंगे, और इसके अंदर आप कुछ पार्टिकल्स देख रहे होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स। ये छोटे छोटे हो सकते हैं, यहाँ थोड़े बड़े हैं, तो ये मैंने समझाने के पर्पज़ से लिया हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स किसके अंदर डिज़ोल्व है, हमारे लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व है। तो जब भी बात आएगी सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन का सिंपली मतलब ही यही होगा कि जब कोई सॉलिड पार्टिकल, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और कई बार ये हमें अपने आँख से दिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेंगे। तो जब भी सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं किसके अंदर, हमारे सॉल्वेंट के अंदर या लिक्विड के अंदर, तो उसको दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, बेसिकली सस्पेंशन कहेंगे। सस्पेंशन एक शब्द से भी समझिए, सस्पेंशन मतलब सस्पेंड, यानी कहीं ना कहीं यहाँ सॉलिड पार्टिकल क्या है, लिक्विड के अंदर सस्पेंड है, स्कैटर्ड है, डिस्पर्स्ड है, बिखरा हुआ है, जो कि कई बार हमारी आंखों द्वारा देखा भी जा सकता है और कई बार नहीं भी। और ये जो भी डिस्पर्जन होगा, यानी जो भी छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स इस वाटर के अंदर डिस्पर्ज होंगे, घुल मिले होंगे या बिखरे होंगे, डिस्पर्ज होंगे, वो यूनिफॉर्मली मिले होंगे, तभी सस्पेंशन प्रिपेयर होता है। चलिए अब यदि हम लोग बात करें तो देख लेते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि व्हाट इज सस्पेंशन। सबसे पहला है कोर्स डिस्पर्जन। कोर्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स बिखरे हुए, इन विच इंटरनल फेस, यहां पर इंटरनल फेस हमने सॉलिड पार्टिकल्स को ले लिया जो छोटे छोटे हैं, डिस्पर्ज यूनिफॉर्मली टू एक्सटर्नल फेस,
एक्सटर्नल फेज यहाँ पर आप लिक्विड को ले लीजिए, सॉल्वेंट को ले लीजिए। यानी कि कोर्स डिस्पर्जन, जब भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे, जब वो क्या होंगे हमारे लिक्विड के अंदर या एक्सटर्नल फेज के अंदर, हमारा इंटरनल फेज क्या हो गया बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो सॉलिड पार्टिकल्स, और ये एक्सटर्नल फेज। तो ये इंटरनल फेज सॉलिड पार्टिकल जब लिक्विड यानी कि एक्सटर्नल फेज में यूनिफॉर्मली मिला होगा तो दैट इज नोन एज द सस्पेंशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मुलेशन की। फॉर्मुलेशन की यदि दोस्तों मैं बात करूं तो हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे एक्सिपिएंट्स डलते हैं, और ख़ासतौर से जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस बनाए जाते हैं लगभग सभी में कॉमन होते, कुछ में अलग हो सकता है। इसीलिए सस्पेंशन का जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है वो क्वेश्चन इस लिहाज से भी पूछा गया है क्योंकि यहाँ पर चीज़ें अलग होती हैं। यहाँ फ्लॉक्यूलेटिंग, नॉन फ्लॉक्यूलेटिंग, वेटिंग, तमाम तरह के एजेंट्स होते हैं जो कि अन्य के मुकाबले काफ़ी अलग भी होते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट। अगर फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट आपको जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ फ्लॉक्स की बात हो रही है, यहाँ कुछ ना कुछ इस तरीके के सब्सटेंस की बात हो रही है जो कि आपस में जुड़कर सेग्रीगेट होकर इकट्ठा हो जाएंगे, क्लम्प बना लेंगे और हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस को खराब कर सकते हैं। तो फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट करेगा क्या? ये रिड्यूस करेगा या फिर जो भी केक फॉर्म होना चाहिए, लाइक हम लोग कह सकते हैं कि एक गांठ टाइप का या क्लम्प नहीं बनने देगा, यानी बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स नहीं होने देगा, आपस में इकट्ठा नहीं होने देगा छोटे छोटे पार्टिकल्स को। तो ये क्या करता है? प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ केक। तो यही क्या है हमारा फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट, और इसका एग्जांपल क्या है बेसिकली हमारा SLS, सोडियम लॉराइल सल्फेट। अगला हम लोग बात करते हैं वेटिंग एजेंट की। वेटिंग एजेंट जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा एजेंट जो कि कहीं ना कहीं हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होगा उसमें वेटिंग एजेंट एज अ एक्सिपिएंट हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को क्या करेगा? बेसिकली उसको हाइड्रेट करेगा, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करने का कार्य करेगा। लेकिन वेटिंग एजेंट यहाँ पर करता क्या है? बेसिकली जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स होता है उसको लिक्विड में मिलाने का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से सस्पेंशन जो होता है उसको कई बार आप लोगों ने यूज किया होगा, तो कई बार लिखा रहता है सस्पेंशन, जो सिरप वगैरह और कई तरह के दवाइयों के सस्पेंशन आते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि सेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि कई बार उसको रखने से वो सेडिमेंट हो जाते हैं, क्या? सॉलिड पार्टिकल्स। तो सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स को अच्छे से मिक्स करने के लिए, उनके बीच में जो सरफेस टेंशन है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसको हटाकर सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स को मिक्स करने के पर्पज से ही वेटिंग एजेंट का यूज किया जाता है। तो यहाँ क्या लिखा है? रिड्यूस सरफेस टेंशन, और ये सरफेस टेंशन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में है। इसका एग्जांपल है पॉलीजॉर्बेट, आप याद रखें। थिकनिंग एजेंट, देखिए थिकनिंग एजेंट जैसे कि नाम से ही इसमें काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है कि जो भी हमारा यहाँ सस्पेंशन है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, तो उसमें ऐसा नहीं होने देगा कि सस्पेंशन हमारा क्या हो जाए? थिक हो जाए, विस्कस हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमें अपने सस्पेंशन को स्टेबलाइज रखना है, अच्छे फॉर्म में रखना है, ताकि उसका बेटर से बेटर थेरापेटिक इफेक्ट आ सके, वो विस्कोसिटी उसका प्रॉपर मेंटेन रहे, वो स्टेबलाइज रहे, इसीलिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? थिकनिंग एजेंट का यूज करते हैं। और ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि क्या रिड्यूस हो सके? डाउन सेडिमेंटेशन रेट। अगर थिकनिंग अगर प्रॉपर नहीं होगी तो चांसेस यह है कि जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाए? सेडिमेंट हो जाए, नीचे की ओर बैठ जाए। इसीलिए तो कहते हैं सेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? सेटल डाउन हो जाते हैं उस कंटेनर में, उस सिरप की शीशी में, बॉटल में। इसका एग्जाम्पल क्या है? मिथाइल सेल्यूलोज। अगला है हमारा प्रिजर्वेटिव्स। इसको तो आप भली भांति जानते हैं। प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है कि जो भी हमारा सब्सटेंस है, ड्रग है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, उसको माइक्रोबियल जो ग्रोथ है, बैक्टीरियल जो ग्रोथ है, उससे क्या रखना? सेफ रखना, सेफ और सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड करना। तो इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं। सोडियम बेंजोएट जैसे हम लोगों ने यहाँ लिया हुआ है, मिथाइल पैराबीन है,
इथाइल एल्कोहल है, तमाम तरह के एग्जाम्पल्स है। अगला और एंड है हमारा ऑर्गेनोलैप्टिक एडिटिव्स। ऑर्गेनोलैप्टिक एडिटिव्स की जब भी दोस्तों बात आती है तो इसमें कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, ये तमाम तरह के एजेंट जब तीनों कंबाइन होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनोलैप्टिक एडिटिव्स। एडिटिव्स को एजुएंट्स, एक्सिपिएंट्स, ये सभी हम अन्य नामों से जानते हैं। तो कलरिंग एजेंट की बात करें तो हम लोगों ने बात की है डिटेल में, प्रिजर्वेटिव में भी बात किया है। टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, कोकिनियल हो गया, फेरिक ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है, कलरिंग एजेंट है जो कि हमारे सस्पेंशन को भी एक कलर प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ ही साथ अगला हमारा क्या है, स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट की दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो स्वीटनिंग एजेंट क्या करेगा, हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, जो हमारा सस्पेंशन है, उसको मीठापन या मिठास प्रोवाइड करेगा स्वीटनिंग एजेंट। क्योंकि कई ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। तो स्वीटनिंग एजेंट के अंतर्गत सुक्रोज हो गया, मैनिटॉल हो गया, सॉर्बिटॉल हो गया इत्यादि। अगला और एंड जो है वो फ्लेवरिंग एजेंट। देखिए फ्लेवरिंग एजेंट का पर्पस जो यह होता है कि जैसा हमारा कलर दिख रहा है उस अनुसार से हमारा क्या होना चाहिए, फ्लेवर आनी चाहिए, एक तरह का एरोमा आना चाहिए। और हम सभी जानते हैं कि इसमें जो यूज़ किया जाता है हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंतर्गत बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट है। इसमें हम रोज़ का यूज कर सकते हैं, पेपरमेंट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, पुदीना वाला, इसके साथ ही साथ जिंजर ऑयल का यूज कर सकते हैं। तो ये क्या एग्जांपल हो जाएंगे हमारे फ्लेवरिंग एजेंट के। तो यह तो बात हुई हमारे किसके, डिटेल्ड अबाउट किसके, हमारे सस्पेंशन के, कि आखिर सस्पेंशन क्या है, उसके फॉर्मुलेशन क्या है, उनमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। चलिए बात करते हैं 3 मार्क्स में पूछे गए अगले क्वेश्चन की। वह था हमारा क्या, प्रोसेस ऑफ पर्कुलेशन। पर्कुलेशन के प्रोसेस के बारे में पूछा गया। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो पर्कुलेशन में चाहे सिंपल पर्कुलेशन का प्रोसेस हो, चाहे मॉडिफाइड पर्कुलेशन का प्रोसेस हो, उसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सिंपल पर्कुलेशन। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग ड्रग लेंगे। ड्रग कितना लेंगे, 200 ग्राम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इम्बाइबिशन करेंगे, मैसिरेशन करेंगे और फाइनली हम लोग पर्कुलेशन परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग यह देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग ने क्या लिया, 200 ग्राम ड्रग लिया और 200 ग्राम ड्रग को लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका इम्बाइबिशन कर रहे हैं। इम्बाइबिशन का मतलब ही यह है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरफ ड्रग ले रहे हैं, एक तरफ सॉल्वेंट ले रहे हैं और ड्रग को सॉल्वेंट के अंदर हम लोग डाल दे रहे हैं, यानी मिक्स कर दे रहे हैं। और उसको हम लोग कितने, 4 घंटे के लिए बेसिकली छोड़ देते हैं, जिससे कि जो हमारा ड्रग है वह सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाए, मिल जाए और उसके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या मेन ड्रग को क्या कर ले, हमारा सॉल्वेंट एब्जॉर्ब कर ले। वही कुछ क्या हो रहा है हमारे मैसिरेशन में हो रहा है, इम्बाइबिशन के बाद। तो मैसिरेशन में सॉल्वेंट के कांटेक्ट में कितना रहेगा, 24 घंटे तक। और उसके बाद फाइनली हम लोग देखते हैं कि पर्कुलेशन एंड कलेक्ट द पर्कुलेट 3/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिनिश्ड प्रिपरेशन। यानी इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग 200 ग्राम ड्रग लिया, फिर इम्बाइबिशन किया 4 घंटे तक, फिर मैसिरेशन 24 घंटे तक, उसके बाद पर्कुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। और इस पर्कुलेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग पर्कुलेटर का यूज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यदि हम लोग बात करें तो ये हमारा पैकिंग ऑफ पर्कुलेटर, यानी पर्कुलेटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन का जो हमारा फिनोमिना है, एक्सट्रैक्शन जो हमें करना है मेन कंपोनेंट का, कंस्टिट्यूएंट का, उसके लिए हम लोगों ने पर्कुलेटर का यूज किया है। और इसमें आप यदि देखें तो सबसे ऊपर हमारा क्या है, मेंस्ट्रम। मेंस्ट्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, जिसमें हमारा कोई भी जो ड्रग होता है वो क्या होता है, डिसॉल्व होता है। और उसको कैरी करने का कार्य बेसिकली हमारा ये सॉल्वेंट ही करता है। और इसको व्हीकल भी इसीलिए कहते हैं। यदि हम लोग बात करें तो इसके नीचे क्या है हमारा, वॉश सैंड है, वॉश्ड सैंड है बेसिकली। यदि देखा जाए तो वॉश्ड सैंड है, इसको आप लिख लें अच्छे से, वॉश्ड सैंड, यानी कि साफ धुला हुआ हमारा रेत है। और रेत का यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है, यदि हम लोग बात करें तो ऊपर से जब मेंस्ट्रुम आएगा तो सबसे पहली बात वो डायरेक्टली हिट ना करे किसको, हमारे यहाँ पर आप यदि देखें तो रेत के नीचे फिल्टर पेपर है जो कि फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। तो यदि ऊपर से डायरेक्टली मेंस्ट्रुम आएगा तो संभावना यह है कि वो हमारे फिल्टर
पेपर को फाड़ता हुआ निकल जाए, उसको हीट करे, तो हमारा इस तरीके से तो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस हो सकता है कि परफॉर्म ना हो, उसमें दिक्कत आए, परेशानी आए। इसीलिए यहाँ पर वॉश्ड सैंड रखा गया है। एक तो सैंड जो है फिल्ट्रेशन का भी कार्य करता है, और इसके साथ ही साथ किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो एक्सट्रैक्शन के इस प्रोसेस में जब हम लोग मेंस्ट्रुम ऐड करें, तो इसलिए हम लोग वॉश्ड सैंड का यूज करते हैं। उसके बाद फिल्टर पेपर है। आप सभी जानते हैं कि फिल्टर पेपर का क्या यूज है, कि फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करना। अब है इसके बाद क्या है हमारा ड्रग। ड्रग की यदि हम लोग बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पर बात किया ही था कि किस तरीके से हम लोग ड्रग ले रहे हैं 200 ग्राम, उसका इम्बाइबिशन कर रहे हैं 4 घंटे तक, फिर मैसीरेशन कर रहे हैं 24 घंटे तक। तो हम लोग इम्बाइब्ड ड्रग इसमें बेसिकली डालेंगे, जो मॉइस्ट, जिसमें मॉइस्चर हो या वो जिसमें मॉइस्चर थोड़ा बहुत हो, मतलब यह कहा जाए तो इम्बाइबिशन से संबंधित जो ड्रग होगा, इम्बाइब्ड जो ड्रग होगा, वो बेसिकली यहाँ पर रखा जाएगा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर लास्ट में हमारा क्या है, बेसिकली ग्लास वूल। और ये ग्लास वूल क्या करेगा, ये ग्लास वूल को सबसे पहले सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर लिया जाता है, इसको मॉइस्ट कर लिया जाता है, इसको नमी दे दी जाती है। ऐसा इसलिए कि जब ऊपर से मेंस्ट्रुम हम लोग ने ऐड किया, फिल्टर पेपर और सैंड को पास करता हुआ, और ये मेंस्ट्रुम हमारे ड्रग को एब्जॉर्ब करते हुए, उसके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हुए नीचे आए, तो किसी प्रकार से दिक्कत ना हो इसको एग्जिट करने में या हमारा परकोलेट करने में हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को। तो ग्लास वूल जो है उसका यूज किया जाता है जिससे कि ब्लॉकेज ना आए बेसिकली हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को निकलने के वक्त। और इसके साथ ही साथ हम लोग बात करें तो कॉटन वूल का हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं। तो यह तो बात हुई हमारे किसके, बेसिकली यहाँ पर प्रोसेस क्या होता है परकोलेशन का। तो यह था हमारा क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं सेक्शन 3 के अंतर्गत 5 मार्क्स में अगले क्वेश्चन की फार्मास्यूटिक्स के अंतर्गत। यदि हम लोग बात करें तो वो क्वेश्चन पूछा गया था कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि आखिर सपोजिटरीज होती क्या है। हम सभी जानते हैं कि अलग अलग तरह की डोजेज फॉर्म होती है, उसी के अंतर्गत यदि हम लोग बात करें तो सपोजिटरीज जो है वो बेसिकली होती क्या है, वह बेसिकली एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है या सॉलिड प्रिपरेशन है, जो कि हमारे जो विभिन्न तरह की कैविटीज़ होती हैं वहाँ पर इसको बेसिकली अप्लाई किया जाता है, जैसे कि रेक्टम हो गया, वाजाइनल हो गया, इसके साथ ही साथ यूरेथ्रा हो गया। ये तमाम तरह की जो कैविटीज़ होती है वहाँ पर यहाँ ये सॉलिड प्रिपरेशन यानी कि सपोजिटरी को अप्लाई किया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है या इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पेशेंट कंप्लायंस या पेशेंट की कई बार ऐसी स्थिति रहती है कि वो क्या होता है, अनकॉन्शियस होता है या फिर ओरली किसी भी चीज़ को लेने में वो कंफर्टेबल नहीं होता है। तो इस कंडीशन में सपोजिटरी के माध्यम से उसको उसके ट्रीटमेंट के लिए फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन या ड्रग को विभिन्न कैविटीज़ के माध्यम से दिया जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहले यदि हम लोग इसका डेफिनेशन देख ले तो डेफिनेशन क्या है, सॉलिड प्रिपरेशन विच कंटेन मेडिकामेंट्स इंसर्टेड इनटू कैविटी, जैसे कि रेक्टम, यूरेथ्रा और वजाइनल। अब यदि हम लोग बात करें कि इसका मेन जो क्वेश्चन पूछा गया कि प्रिपरेशन करने का यानी कि सपोजिटरी का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, तो और उसमें भी हमसे 2 पूछा गया। तो यदि हम लोग बात करें तो बहुत सारे मेथड हैं सपोजिटरी को प्रिपेयर करने के, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 2 मेथड की, जो कि इसमें 2 मेथड का जिक्र किया गया कि 2 मेथड के बारे में बताएं। और उसमें सबसे पहला जो मेथड है वह है हमारा सिंपल मेथड, यानी कि हम लोग कहें कि वह मेथड क्या है, हमारा हैंड मोल्डिंग मेथड। हैंड मोल्डिंग मेथड की दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो ये काफ़ी सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट इसको माना जाता है, कहा जाता है सपोजिटरी को प्रिपेयर करने का, क्योंकि इसमें जो भी कार्य जो बेसिकली किया जाएगा या फिर मोल्डिंग की जाएगी या फिर सपोजिटरी बनाया जाएगा वो हैंड के माध्यम से एक प्रॉपर शेप देकर बनाया जाएगा। और हैंड मोल्डिंग के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जानते हैं अगर सपोजिटरी या कोई भी अगर हमें ड्रग बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा, ड्रग लेना पड़ेगा, और उसके साथ ही साथ उसमें एक्सिपिएंट्स डालना पड़ेगा, और इन दोनों को ही हम लोग क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे एक फाइन पाउडर में। या यूँ कहें हम लोग कि एक तरफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है हमारा और एक तरफ हमारा क्या है, बेस है। उन दोनों को
मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो स्टेप है वो है क्या, ड्रग प्लस एडिटिव को मिक्स करें, यानी ड्रग प्लस एक्सिपिएंट्स को मिक्स करें, फिर उसको छोटे छोटे पाउडर्स में कन्वर्ट करें और इसके बाद उसमें क्या अप्लाई करें, बेसिकली हमारा उसको बेस के साथ मिक्स करें। हम सभी जानते हैं कि विभिन्न तरह के बेसिस इसके अंतर्गत यूज़ होते हैं, चाहे ग्लिसरीन हो, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल हो, कोका बटर हो। ऐसा हम लोग जानते हैं कि बेसिस जब भी अप्लाई किया जाता है तो वो मेनली हमारे मेडिकामेंट्स को कैरी करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर हम लोग ड्रग प्लस एडिटिव को ऐड करते हैं, उसके बाद उसका फाइन पाउडर बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको बेस के साथ मिक्स करते हैं। और चूँकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हैंड मोल्डिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग अपने हाथों से क्या करेंगे, इसको रोल करने का कार्य करेंगे। तो जिस भी सरफेस पर रोल किया जा रहा है या रोलिंग जो टाइल है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लुब्रिकेंट यानी कि तेल ऑयल अप्लाई करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि लुब्रिकेंट हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि फ्लोइंग प्रॉपर्टी बेसिकली अच्छी हो किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हमें अब क्या करना है, अपने हैंड के माध्यम से उसको एक प्रॉपर शेप देना है। हम चाहते हैं कि उसको एक सिलेंड्रिकल शेप दिया जाए। तो जितने भी मैसेज है या जितना भी हमारा मास है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन का, उसको एक सिलेंड्रिकल शेप देने का अपने हाथ से ही के माध्यम से ही हम लोग प्रयास करेंगे। और इसके बाद जो भी हमें वो मिलेगा रॉड के फॉर्म में ख़ास तौर से मिलता है, चूँकि हम लोग उसको सिलिंड्रिकल शेप दे रहे हैं तो एक तरीके से रॉड लाइक स्ट्रक्चर भी हुआ देखने को हमें मिलता है। तो उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, रॉड मिल जाने के बाद, रॉड लाइक स्ट्रक्चर या सिलिंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर मिल जाने के बाद उसको कट कर लेंगे हम लोग रॉड को। और इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, उसको ईजिली पैक कर लेंगे और पैक करने के बाद उसको स्टोर करके रख देंगे। और स्टोर करने का पर्पज़ यह है कि जब भी हमें कहीं भेजना होगा, कहीं भी एंड कंज्यूमर तक भी या मार्केट में भी, तो इसीलिए उसको हम लोग पैक करके रख लेते हैं। अब एक बार देख लीजिए क्या है यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग ने ड्रग लिया, उसके साथ एडिटिव यानी एक्सिपिएंट्स एजुएंट्स वो क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। फिर इन ड्रग और एक्सिपिएंट जो भी था उसको फाइन छोटे छोटे पाउडर में कन्वर्ट कर लिया। फिर बेस के साथ मिक्स कर दिया। बेस के साथ इसलिए मिक्स कर दिया ताकि वो क्या कर सके, हमारे फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स है उनको या ड्रग है उसको क्या कर सके, कैरी कर सके। इसके बाद हम लोगों ने ऑयल अप्लाई कर लिया, क्योंकि हम लोग रोलिंग जो कर रहे हैं टाइल पर कर रहे हैं, किसी साफ सरफेस पर ही कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग लुब्रिकेंट अप्लाई कर लेंगे ताकि फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी हो जाए। इसके बाद हम लोग ये जो रोल है, अब वो मैसेज रोल्ड इन सिलेंड्रिकल शेप, ये रोलिंग जो कर रहे हैं हम लोग, रोल कर जो बना रहे हैं बेसिकली हैंड मोल्डिंग के माध्यम से सपोजिटरी, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक सिलिंड्रिकल शेप देने का कार्य करेंगे। उसको शेप देने के बाद हम लोग उसको कट कर लेंगे और उसके बाद पैक करके उसको स्टोर कर देंगे। अगला जो है वो है हमारा क्या, कंप्रेशन मोल्डिंग मेथड। नाम से ही पता चल रहा होगा, यहाँ पर हम लोग कंप्रेस करके क्या बनाएंगे, सपोजिटरी बनाएंगे। और जब भी किसी चीज़ को कंप्रेस की जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें मोल्डिंग तो हो ही रहा है, एक तरह का शेप तो मिल ही रहा है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सपोजिटरी जो है एक ख़ास तौर से यहाँ पर पिस्टन का उपयोग किया जाता है, एक तरह का मशीन होता है। और उसमें जैसे ही हम लोग बेस के साथ हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को डालते हैं और कंप्रेस करते हैं तो वो हमारा रिलीज़ होता है सपोजिटरी। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, जैसे इसमें हुआ कंप्रेशन मोल्डिंग मेथड में हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग ड्रग ले लेंगे, उसके साथ एडिटिव्स या फिर एडिटिव को एजुवेंट या एक्सिपिएंट्स कहते हैं, और उसको बेस के साथ मिक्स कर लेंगे। या फिर यूँ हम लोग कह सकते हैं कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हम लोगों ने ले लिया, उसको बेस के साथ मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसको करने के बाद क्या करेंगे, लुब्रिकेंट अप्लाई करेंगे। और देखिए यहाँ पर कंटेनर का एक यूज़ किया जा रहा है, जो कि पिस्टन लाइक स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलेगा। एक स्ट्रक्चर और कंटेनर जो है उसके अंदर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, लुब्रिकेंट, ताकि फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी हो सके हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, एक पिस्टन टाइप का जो मशीन है उसमें फिर हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे पिस्टन के माध्यम से, और फिर उसके में क्या होगा, हमारा सपोजिटरी रिलीज़ हो जाएगा। और सपोजिटरी जो रिलीज़ हो जाएगा उसको फिर कूल करके, मतलब ठंडा करके उसको रख लेंगे। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, पैक करेंगे और फिर स्टोर कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग जहाँ भी हमारी सपोजिटरी को भेजना है, फिर उसके बाद हम लोग ईजिली इसको भेज पाएंगे। तो यह तो बात हुई हमारे
मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ किसके, सपोजिटरी की। और ख़ास तौर से यहाँ पर हम लोग ने दो मेथड का जिक्र किया, एक तरफ हमारा हैंड मोल्डिंग मेथड जो कि ओल्डेस्ट है और काफ़ी पुराना है, लेकिन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है, इसलिए अब इसका ज़्यादा उपयोग देखा जाए तो नहीं किया जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि हैंड मोल्डिंग में आप जैसा शेप चाहते हैं वैसा ही शेप मिले, तो कहीं ना कहीं हम जैसा डिजायर्ड सपोजिटरी चाहते हैं वैसा नहीं मिलता है। और इसके साथ ही साथ दूसरा जो है हमारा कंप्रेशन मोल्डिंग मेथड। तो इस तरीके से हम लोगों ने बात किया दो मेथड्स की।